मैं डॉक्टर जे.एस. रंधावा, जयपुर से एक होम्योपैथ। कॉलरा हैजा की जो थर्ड स्टेज है, जिसे पतन अवस्था कहते हैं, हिमांग अवस्था कहते हैं, या स्टेज ऑफ कोलैप्स है। इसके अंदर, ये सभी स्टेजों के अंदर जो कॉलरा की है उसमें से सबसे ज़्यादा भयानक है। इसके अवस्था के अंदर मोस्टली जो दस्त है, नोज़िया, वॉमिटिंग है, वो प्रायः बंद से हो जाते हैं। कलाई की नाड़ी है वो नहीं मिलती है। हार्ट बीट्स हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, वो भी एक तरह से निष्क्रिय से हो जाते हैं। सांस लेने छोड़ने में भी मालूम नहीं होता कि वो सांस ले रहा है। ये जो हार्ट के अंदर खून की कमी हो जाती है, या रक्त के अंदर जो जलीय अंश हैं वो कम हो जाते हैं, जिसके कारण खून गाढ़ा हो जाता है और उसका जो रक्त संचार है वो बंद सा हो जाता है। इस अवस्था के अंदर जो वाइटल फोर्स है वो अंतिम अवस्था के अंदर कई बार पहुंच जाती है। रोगी जो है वो देखने में मुर्दे की तरह सा मालूम होता है। शरीर सुकड़ सा जाता है, आंखें बैठ जाती हैं। शरीर विशेषकर इसके अंदर जो होंठ है, उसका मुंह है, उसके नाखून हैं, वो सब नीले पड़ जाते हैं। नाक पतली सी हो जाती है, टेढ़ी हो सकती है। समूची देह ठंडी हो जाती है, पसीना आता है। हाथ की उंगलियां हैं, पानी में जैसे डुबो कर रखते हैं बहुत देर तक तो सिकुड़ सी जाती हैं, उस तरह से हो जाती हैं। तापमान बहुत ज़्यादा घट जाता है। नाड़ी बहुत सूक्ष्म है, मोस्टली मालूम ही नहीं पड़ती है। यहाँ मिलती भी है तो बहुत माइन्यूटली उसको हम लोग पता कर पाते हैं। सांस लेने छोड़ने के अंदर बहुत तकलीफ होती है। सांस की जो ब्रीदिंग रेट्स हैं उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। शरीर के अंदर सांस लेने के अंदर बर्फ़ की तरह ठंडे रहते हैं। बेचैनी रहती है। शरीर के अंदर जलन के कारण जैसे जो धोती कपड़े उतार फेंकता है वो अपने। ऐंठन है, प्यास इसके अंदर रहती है। दस्त, कैर है, पेशाब बंद हो जाता है। अगर ये सब क्रियाएं ना हो, ये सब बंद होना शुरू हो जाए तो वो अंतिम अवस्था के अंदर मृत्यु के पास में पहुंच जाता है। इसका जो बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो पूर्ण विकास के अंदर, फुल डेवलपमेंट के अंदर और कोलैप्स कंडीशन के अंदर दी जा सकती हैं। पर जिन दवाइयों को पूर्ण विकास अवस्था के अंदर एक बार प्रयोग अपन कर चुके हैं, उनका कोलैप्स कंडीशन के अंदर फिर से प्रयोग करने पर कोई लाभ नहीं होगा। और इसके लिए कोई अलग से ही दवा ढूंढनी पड़ेगी जिसके अंदर इसके सिम्टम्स मिलते हों। आर्सेनिक है, एकोनाइट, कैम्फर, व्रेटम, कुप्रम, सीकल कोर, इन दवाओं को मैंने सेकेंड स्टेज ऑफ कॉलरा, जिसके अंदर स्टेज ऑफ फुल डेवलपमेंट है, उसके अंदर विस्तार से बताया है। आप भी उस वीडियो को देख लीजिएगा, इसलिए यहाँ मैं उसे वापस नहीं दोहराऊंगा। यदि पतन अवस्था, हिमांग अवस्था, कोलैप्स के अंदर इन सब दवाइयों का भी प्रयोग करते हैं तो कई बार उसकी पोटेंसीज को चेंज किया जाता है। जैसे कैम्फर अगर हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं, जो सेकंड कंडीशन के अंदर भी इस्तेमाल होती थी, और हिमांग दोनों के अंदर ये जब प्रयोग की जाती है, और पूर्ण विकास अवस्था के अंदर जब दूसरी दूसरी दवाइयों के साथ में ज़्यादा परिणाम के अंदर खिलाई जाए, और यहाँ 2-3 मात्राओं के बाद में कोई और दवा से इसका एंटीडोट हो जाए तो ये काम करना बंद कर देती है, क्योंकि कैम्फर के साथ में ज़्यादातर अधिकतर दवाइयाँ कार्य नहीं करती हैं, जबकि ये हैजे की बहुत अच्छी दवा है। कैम्फर, आर्सेनिक, हाइड्रोसाइनिक एसिड, ये जब सभी नाड़ी का जो वेग है उसको देखकर ही दवाइयाँ दी जाती हैं। पर कभी कभी जो हार्ट बीट है वो बहुत धीरे चलती है और बहुत पतली अवस्था के अंदर ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। एकोनाइट इसके ठीक विपरीत होती है। एकोनाइट रेडिक्स मदर टिंचर के अंदर 3x 6x पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है। ये हैजे की जो तीसरी हिमांग अवस्था है उसके अंदर बहुत लाभदायक है, और ये नॉन स्पाज्मोटिक जाति की बीमारी की दवा है। इसके अंदर स्पाज्मोटिक सिम्टम्स नहीं होते हैं। अगर तेजी से या धीरे धीरे हार्ट
की जो दुख दुख है, बीट्स हैं, उनके होने की संभावना इसमें दिखाई देती है फिर जब दवा यूज़ होती है। तो इसका प्रयोग बहुत ही फायदेमंद करता है। पर इसके साथ ही एकोनाइट के अन्य लक्षण भी मिलते हैं। एकोनाइट के प्रयोग से नाड़ी उठनी शुरू होती है, वाइटल फोर्स जीवन शक्ति के अंदर उत्तेजना आती है। इसकी 8-10 बूंदों की जो मदर टिंचर है वो 2 औंस पानी के अंदर मिलाकर उसका 2-3 चम्मच प्रत्येक हर 10-15 मिनट के अंदर आधे घंटे के अंदर बार बार प्रयोग कर सकते हैं। सब तरह के रोगी की अवस्था में कुछ उन्नति अगर आती है, प्रोग्रेस दिखाई देती है, हिमांग अवस्था के अंदर कुछ प्रोग्रेस दिखाई देती है, तो ये जल्दी जल्दी से उसको दस्त आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस अवस्था के अंदर वो सब पहले बंद हो जाते हैं। और अगर जो दस्त का परिणाम कम हो, पेट में दर्द रहे, चटपटी है, प्यास रहे, पसीना ना हो, बीच बीच में सर्दी मालूम हो, या उसकी वो मुर्दे की तरह पड़ा हो, नाड़ी लोप हो जाए, ये सब अगर लक्षण दिखाई दें तो तुरंत एकोनाइट दे सकते हैं। ऐसी अवस्था में एकोनाइट नैप और एकोनाइट रेडिक्स ज़्यादा फायदेमंद है। डॉक्टर डनम जो होम्योपैथी डॉक्टर हैं, उन्होंने भी कैम्फर के अंदर कोलैप्स इज ऑलमोस्ट प्रोमिनेंट है और व्रेटम के अंदर इवोक्यूएशन और वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है और कुप्रम के अंदर क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जहाँ हार्ट के प्रॉब्लम्स को अगर देखा जाए तो हार्ट बीट्स हैं, उसका जो बीट्स हैं वो कम हो जाएंगी, हार्ट की जो ताकत है उसकी वो कम हो जाती है, फेफड़ों की जो मसल्स हैं उसके अंदर पैरालिसिस हो सकता है, रोगी मूर्छावस्था में आ जाता है। ये सब जो लक्षण हैं ये हैजे के हैं और इसके अंदर आप लोग एक बार एकोनाइट को प्रयोग करके देख सकते हैं। नॉन स्पाज्मोडिक जो वैरायटी का हैज़ा है उसके अंदर एकोनाइट दे सकते हैं, और अगर स्पाज्मोडिक है तो उसके अंदर हम लोग कैम्फर उपयोगी ज़्यादा है। कार्बोवेज 30 पोटेंसी के अंदर 200 में तब देते हैं जब हैजा की कोलैप्स कंडीशन, हिमांग कंडीशन या पतन अवस्था बहुत ज़्यादा गहरा जाए। आर्सेनिक प्रवृत्ति का प्रयोग के बाद में यदि ऐसा दिखाई दे कि कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है और रोग क्रमशः बढ़ता जा रहा है और पूर्ण पतना अवस्था के अंदर आता है, नाड़ी एकदम से नहीं मिल रही, रोगी करवट लेने की भी ताकत नहीं रहती, ऐंठन भी नहीं रहती, और यदि रहती है तो बहुत मामूली सी होती है, दस्त नोजिया वॉमिटिंग इसमें नहीं है, कभी होश में है, कभी बेहोश हो जाता है, कुछ कष्टों के साथ में धीरे धीरे सांस छोड़ता है, केवल पंखे की हवा चाहता है, शरीर ठंडा होए उसके बावजूद भी वो पंखे की हवा चाहता है, उस समय कार्बोवेज देनी चाहिए। इसके अलावा जब रोगी का समूचा शरीर, यहाँ तक कि निकली हुई सांस भी उसे ठंडी लगे, तो इस कोलैप्स कंडीशन के अंदर हम लोग इसे देते हैं। इसके अंदर उसका स्वर भंग हो जाता है, वो बात नहीं कर सकता, उस समय भी कार्बोवेज अधिक फायदेमंद है। यहाँ ये भी देखने के आता है कि जब पतन अवस्था के अंदर दस्त या नोजिया वॉमिटिंग अधिक आते हैं, दस्त के साथ में पेट में दर्द नहीं रहता, तो रेसिनेस के साथ में इसको अल्टरनेटिव कार्बोवेज को दे सकते हैं। पतन हिमांग अवस्था के अंदर कैम्फर भी फायदा करती है, पर कैम्फर के अंदर जो कोलैप्स है वो 1-2 बार दस्त होने के बाद में पूरा शरीर ठंडा हो जाता है और नाड़ी छूट जाती है। पर लगातार दस्त के होने के बाद में हम अगर हिमांग अवस्था आती है तो कार्बोवेज फायदा करेगी। इसको हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं कि पतनावस्था के अंदर यदि रोगी को थोड़े थोड़े दस्त आए और एकोनाइट के जितने भी चरित्र लक्षण रहें, तो एकोनाइट प्रयोग करने के बाद में यदि दस्त के परिणाम के अंदर बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाएं, पेट में दर्द है, थोड़ा हो या बिल्कुल भी ना हो, तो रेसिनेस अधिक मात्रा के अंदर जो दस्त हैं उसके साथ हिमांग, नाड़ी का लोप है, जो जीवन की जो वाइटलिटी है, उस तरह के जो लक्षण हैं उसके अंदर फिर यह लाभदायक होना शुरू हो जाती है। और कार्बोवेज के साथ में रेसिनेस प्रायक्रम से दे सकते हैं। हाइड्रो हाइड्रो एसिड जो मेडिसिन है ये भी हेमांग अवस्था की उत्तम दवा है। जिस जगह में जब समूचा शरीर बर्फ की तरह से ठंडा हो जाता है, नाड़ी नहीं मिलती, पेशाब है वो बंद हो जाता है,
दस्त है, नोज़िया वोमिटिंग, वो भी बंद हो जाते हैं। उसके साथ में वो जब सांस लेता है तो वो खींच कर छोड़ता है, तकलीफ होती है उसको इसमें, और वो तो उस समय ये अधिक लाभदायक है। सांस अगर वो सहज ले सकता है लेकिन छोड़ने में अगर तकलीफ होती है तो एसिड हाइड्रो, और जहाँ सांस लेने में तकलीफ होती है लेकिन सहज में छोड़ सकता है तो आर्सेनिक कार्य करेगी। बहुत बार यह भी देखा गया है कि एसिड जो हाइड्रो है उसका प्रयोग से कई बार स्थायी उपकार या स्थायी प्रोग्रेस नहीं मिलती है, तो उस जगह पर साइनाइड ऑफ पोटाश लाभदायक होती है। इसे हम 6 पोटेंसी 30 में यूज़ कर सकते हैं। सारांश ये है कि जब हार्ट की गति तेज रहती है, हार्ट की फेफड़ों के अंदर जब खून इकट्ठा होता है तो वहाँ जो बहुत दर्द है, कलेजा धड़कता है, पेल्पिटेशन है, हार्ट के अंदर जो भार मालूम होता है, और नर्वस सिस्टम, स्नायु बिल्कुल शिथिल हो जाता है। पहले खींचन है, स्पाज्म है, उसके बाद में पेशियां बिल्कुल निढाल हो जाती हैं, संपूर्ण बेहोशी हो जाती है, सांस की जो तकलीफ है वो होती है, छाती जकड़ जाती है। इस तरह के जब भाव हों, कष्ट के साथ में वो सांस छोड़ता हो, गले में घड़-घड़ की आवाज़ आती हो, हार्ट के अंदर एकाएक उसे जैसे लगे कि हार्ट रुक जाए, ये सब हाइड्रोसाइनिक एसिड के विशेष लक्षण हैं। इससे अगर फ़ायदा ना हो तो सल्फोसाइनाइड ऑफ पोटाश इस्तेमाल की जा सकती है। कोरबा मेडिसिन जो 6 के अंदर, ये भी हेमांग अवस्था के अंदर है, या हैजे के निदान के अंदर लास्ट स्टेज के अंदर भी इस्तेमाल की जाती है। अंतिम अवस्था के अंदर जब सांस लेने में तकलीफ हो और हार्ट जब बहुत ज़ोर ज़ोर से उसके अंदर पेल्पिटेशन हो, उस समय इसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकेसिस के अंदर भी इस अवस्था के अंदर ये उपयोगी हो जाती है। उसके अंदर भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है। हार्ट के अंदर जब बहुत ज़्यादा कमजोरी हो, पतले, या एक बार में खूब जोर से जब कलेजा धड़कता हो, इसके साथ में हार्ट की क्रिया लोप हो जाए, तो कोबरा मेडिसिन अधिक लाभदायक है। इसके अंदर जो रोगी को सांस लेने की जो तकलीफ है, छाती को वह कस कर, जकड़ कर, पकड़ कर, उसके अंदर उसका उसको इस तरह से भाव लगता है कि उसको जकड़ रखी है उसकी छाती को, तो एसिड हाइड्रो या कोबरा अधिक मेडिसिन लाभदायक हैं। किंतु अगर जकड़ कर, पकड़ कर रखने का भाव ना हो और केवल सांस की तकलीफ हो और जो दम अटकने का भाव हो, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम लाभदायक होती है। लेकेसिस इसमें 30-100 में तब लाभदायक है जब कॉर्बा मेडिसिन के साथ ही ये लेकेसिस भी उसके साथ ही इसके उसी तरह के इसके इसमें सिम्टम्स होते हैं, पर इसके अंदर जो थोड़ा भी हिलने डुलने से उसको नोज़िया वोमिटिंग हो सकता है। उसके साथ में जो मिचली है, मुंह से बहुत ज़्यादा परिणाम के अंदर उसको सलाइवा आता है, लार निकलती है, तो लेकेसिस फ़ायदेमंद है। कोल्चिकम में भी इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। लेकेसिस में ज़ोर ज़ोर से पेल्पिटेशन, कलेजा धड़कता है, बहुत जल्दी जल्दी वो सांस लेता है और छोड़ता है, अर्थात जो निदान अवस्था है उसके अंदर भी ये सब लक्षण आते हैं। जो निदान अवस्था है उसके अंदर लेकेसिस, एसिड हाइड्रो, आर्सेनिक अगर विफल हो जाए तो कोरबा मेडिसिन दी जा सकती है। कैलकेरिया आर्स, कभी कभी रोगी जब आरोग्य होने के समय उसके हार्ट के अंदर जो दाहिनी तरफ का जो वेंट्रिकल है उसके अंदर जब खूब खून इकट्ठा हो जाए, फेफड़ों की जो धमनियां हैं, पल्मोनरी वेन्स हैं, वो फैल जाती हैं, उसके साथ में उसको बहुत ज़्यादा कष्ट हो, तो कैलकेरिया आर्स लाभदायक होती है। मस्केरिन मेडिसिन ये भी निकोटीन के अलावा इस्तेमाल की जा सकती है या उसके साथ की जा सकती है जब लंग्स के सिकुड़ जाते हैं, सांस लेने में बहुत कष्ट होता है, तो मस्केरिन के अंदर जो पहले दस्त आते हैं, बाद में पेट के अंदर जो दर्द होता है, उसके अंदर जो धमनियां हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनके अंदर भी विकृति उत्पन्न हो जाती है। रोगी पहले उन्मत्ता के अंदर आ जाता है, बहुत ज़्यादा उसको उत्साह और उत्तेजना का भाव आ जाता है,
उसके बाद में फिर वो बेहोशी के अंदर आता है, अज्ञान भाव के अंदर आ जाता है। सांस उसमें धीमा हो जाता है और लेने और छोड़ने के अंदर आवाज़ आती है। आँख की पुतली इसमें फैल जाती है। हाथ पैर मुंह सब ठंडे हो जाते हैं और क्रमशः जो हार्ट की शक्ति है उसका नाश होना शुरू हो जाता है। और हैजे की जो चरम अवस्था है, हिमांग अवस्था है, उसके लक्षण इसमें उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। मस्केरिन से इस सब के अंदर फिर लाभदायक होती है। रोगी को सांस लेने में की जो चेष्टा कर के अलावा अगर कष्ट आता, सांस लेने में कष्ट आता है, नर्वस सिस्टम के अंदर वो नमनेस आ जाती है, ये सब जब लक्षण आते हैं तो इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एंटिमटाड भी लाभदायक हो सकती है, लेकिन पक्षाघात के जो चरम अवस्था है उसमें निकोटिन का व्यवहार ज़्यादा उचित है। निकोटिन का तब इस्तेमाल करते हैं जब बेहोशी की अवस्था में माथे के अंदर ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं इत्यादि। इसके अलावा जो सुस्ती है, जो पेट फूलता है, वो सारे उपसर्ग भी इसमें मिलते हैं। तो इसके अंदर निकोटीन फ़ायदा करती है। पैरालिटिक कॉलरा के अंदर भी जब हार्ट के अंदर उसके अंदर सुस्ती आ जाती है, अज्ञानता आ जाती है, तो उनके लक्षण मिलने पर एंटिमटाट और निकोटीन के अलावा क्लोरल हाइड्रोइक मेडिसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एमोनिया मेडिसिन, इसके अंदर जो हार्ट है उसको जो काम करने की शक्ति है वो भी कम हो जाती है, तो उसको ये अमोनिया थोड़ा शक्ति प्रदान करता है, उससे इसका फ़ायदा होता है। पतनावस्था के अंदर जो सहज अन्य दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, लेकिन थोड़े से उनके सिम्टम्स बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे व्रेटामेल्ब है, ये लगातार अगर परिणाम के अंदर अधिक और बार बार दस्त आ रहे हों, उसकी वजह से अगर कोलैप्स कंडीशन हो गई हो और बदन एकदम ठंडा पसीना आ गया हो, पसीना सिर पर कपाल पर ज़्यादा हो, कै दस्त दोनों ही अधिक हों, तो ये इस्तेमाल की जाती है। और अगर कै और दस्त दोनों ज़्यादा हों और ये सारे सिम्टम्स भी मिलते हों तो टार्ट्रिक एसिड भी इस्तेमाल की जा सकती है। आर्सेनिक एल्ब, जब दस्त या कै कम हो जाते हैं और भयंकर रूप से जब उसको कोलैप्स आ जाए, समूचे शरीर के अंदर, पाकस्थली के अंदर जलन होती हो, बहुत ज़्यादा प्यास, एंजाइटी, बेचैनी रहती हो, तो ये काम करती है। रेसिनस मेडिसन, हिमांग अवस्था के अंदर जब नोज़िया, वॉमिटिंग, पखाना आता है, वो बहुत अधिक आता है, जल्दी जल्दी आता है, और कार्बोवेज के साथ में इसको हम लोग दे सकते हैं। आर्सेनिक ब्रोम की भी जब बहुत ज़्यादा भीषण आवेग आ जाए, बेचैनी छटपटी रहे आर्सेनिक की तरह, एकोनाइट की तरह, तो हम लोग आर्सेनिक ब्रोम दे सकते हैं। ऑक्जेलिक एसिड, जब पानी की तरह के दस्त आ रहे हों, ज़्यादा परिणाम के अंदर आ रहे हों, खून वाला आव मिला खून दस्त आ रहे हों, नाभि की जगह बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, पेट में, गले में, छाती में जलन हो रही हो, मल के साथ में, कै के साथ में जले हुए मांस की तरह के टुकड़े आते हों, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, तो ऑक्जेलिक एसिड कार्य करेगी। टबैकम, इसके अंदर जब दस्त प्राय बंद हो जाते हैं, पखाना लगता है लेकिन होता नहीं है, उस समय अगर हम लोग नक्स के साथ में, इसका कई बार भ्रम हो जाता है, लेकिन नक्स तब जो उपयोगी अगर नहीं होती है तो टबैकम कार्य करती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा भयानक कै हो सकती है, मिचली है, कै करने की चेष्टा करता है, पेट फूलता है, पेट गर्म है, पेट में दर्द और तकलीफ अधिक रहती है, तो ऑक्जेलिक एसिड के साथ में अगर अन्न नली के अंदर भी जलन होती है, और आयरस के अंदर हम लोग वॉमिटिंग के बाद अगर जलन होती है, समूचे शरीर में अंदर ठंडा पसीना आता है, पसीना होकर पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो जाए, बेचैनी हो, स्वर भंग हो जाए, छटपटी का ज्ञान हो, इस भाव में अगर पड़ा रहे, सांस लेने में छोड़ने में आवाज़ आती हो, तो टबैकम कार्य करेगी। कार्बोलिक एसिड 30 के अंदर जब बहुत ज़्यादा छटपटी रहती है,
हमेशा बकता है तो रोगियों के अंदर वो उसको आह भरता रहता है, रह रहकर चिल्ला उठता है। अगर उसको कै भी होती है तो काले रंग की होती है और प्यास पखाना बहुत ज़्यादा बदबूदार होता है। निकोटीन मैंने पहले भी बताया, ये निम्न शक्ति के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी बहुत देर के लिए अगर अकड़न रह रहे, बहुत मिचली होती है, ठंडा पसीना आए, तेजी से वो कोलैप्स कंडीशन में जा रहा हो, ब्रोंकियल लेरेंजियल जो मसल्स हैं उसमें स्पाज्म आ जाए, सांस लेने में छोड़ने में दर्द हो, तो निकोटीन लाभदायक है। एंटिमटाट जब भयानक रूप से उसको नोजिया वॉमिटिंग आता है, ओकाई आती है, तब छटपटी जब बिल्कुल नहीं रहती, चुपचाप पड़ा रहता है, प्यास नहीं रहती, पेट में दर्द भी नहीं रहता, तो एंटिमटाट कार्य करेगी। फॉस्फोरस थर्ड स्टेज कोलैप्स के अंदर भयानक जब पसीना आता है, सांस लेने में कष्ट है, इसके साथ ही उसको जब कै और दस्त होते हैं वो भी रहते हैं, लगातार हाथ पैर हिलाता रहता है, करवट बदलता रहता है, छटपटी रहती है और बदन में जलन भी होती है। जिंकम मेट, इसके अंदर हम लोग जब एकाएक दस्त बंद हो जाए, वोमिटिंग भी एकदम बंद हो जाए, छटपटी रहे, कोलैप्स कंडीशन में आ जाए, हाथ पैर दोनों वो हिलाता रहे, तो जिंक दी जा सकती है। कैम्फर जो हिमांग अवस्था की मैंने अब आपको बताया कि प्रधान दवा है, इसके अंदर भी कै दस्त बहुत कम होते हैं, चुपचाप पड़ा रहता है रोगी और किसी तरह की आवाज़ नहीं करता है। शरीर के अंदर पत्थर की तरह वो ठंडा हो जाता है, शरीर में एक क्षण भी वो कपड़ा नहीं रखता है। इस ठंड के बावजूद भी सांस लेने में उसे बहुत तकलीफ होती है, किंतु इसके लिए भी वो कोई शिकायत नहीं करता, चुपचाप पड़ा रहता है। मोनोब्रोफ मोनोब्रोम कैम्फर है, वो भी कै दस्त के साथ में जब प्राय बंद हो जाते हैं, समूचा शरीर ठंडा हो जाए, शरीर पर वो भी कपड़ा नहीं रखता है, भयंकर छटपटी रहती है और इसके अंदर तब ये इस्तेमाल की जाती है। अगैरिकस मेडिसिन ये जब कै पखाना के साथ साथ में पेट में दर्द है, विशेष रूप से नाभि के चारों तरफ दर्द होता है और वो अज्ञान अवस्था के अंदर रहता है, सांस लेने में छोड़ने में उसको जब दर्द होती है, तो ये बहुत लाभदायक है। अज्ञान अवस्था के अंदर वो रहता है, हिचकी रहती है, हार्ट फेल होने का भी कई बार ये उपसर्ग भी इसमें दिखाई देते हैं, तो अगैरिकस मेडिसिन दी जाती है। हिमांग अवस्था के अंदर जब गर्म पानी की बोतल भरकर अच्छी तरह से उसको हम लोग उसको उसकी सिकाई कर सकते हैं पेशेंट की, अगर उसको जब ज़्यादा ठंड लग जाए तो। और इस जब हिमांग अवस्था के अंदर जब पेशाब ना हो या और कोई भी पाथ्य देना जब मना हो जाए, तब भी हम लोग इसको कई बार हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हिमांग अवस्था के अंदर जब कॉलिक होता है, आंत्रशूल का दर्द होता है, तो उस अवस्था के अंदर बहुत से रोगियों को पेट की तकलीफ के कारण लगातार वो छटपटाता है। किसी किसी रोगी की तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो कुप्रम सल्फ मेडिसिन जब पेट की तकलीफ़ें घटाने के लिए बहुत प्रधान दवा है। जहाँ तक कि जब दूसरी किसी दवा की ज़रूरत पड़ने के बावजूद भी उससे आराम ना आए, तो कुप्रम सल्फ दी जा सकती है। मैग्नीशियम फॉस 6x के अंदर भी दी जाती है जब दर्द हो, थोड़ी थोड़ी देर के अंदर पानी के साथ में, गर्म पानी के साथ में ये मेडिसिन दी जा सकती है। कोलोसिंथ भी पेट दर्द के अंदर दी जा सकती है, पेट काटने के साथ में खिंचान दर्द रहता है। डायोस्क्यूरिया मेडिसिन भी जब तल पेट के अंदर, पट्टे के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है और ये दर्द जब पेट के अंदर फैलता है और बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है, तो डायोस्कोरिया मेडिसिन इस्तेमाल होती है। व्रेटम एल्प कभी कभी जब बार बार पखाना होता है और उसके बाद में जब एकदम बंद हो जाए, उसके बाद में अचानक पेट दर्द हो, तो रोगी पागलों की तरह उसको बहुत ज़्यादा दर्द होती है, समूचे शरीर में पसीना आता है। एकोनाइट रेडिक्स भी पेट दर्द में काम करेगी, जब किसी भी दवा के लक्षण होने पर भी उससे आराम ना आए, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लम्बम 30 के अंदर जब दर्द बहुत ज़्यादा, उसके अंदर खिंचाव हो, स्पाज्म हो और
इस तरह का दर्द बहुत ज़्यादा हो कि जैसे कि किसी ने काट लिया हो। नाभि के पास में भी बहुत ज़्यादा ये दर्द होता है। टबैकम के अंदर भी बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग के साथ में, मिचली के साथ में पेट दर्द होता है। हिमांग अवस्था के अंदर पसीना है, सांस लेने में भी तकलीफ होती है। इसके अंदर आयरस वर्स के अंदर भी कई और खट्टी डगारों के साथ में जो नोजिया वॉमिटिंग भी आता है, पेट से गले तक जलन होती है, उसके साथ में दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। कॉकुलस के अंदर पेट फूलता है, मिचली है, के साथ में पेट में भयानक दर्द है, पेट के अंदर वायु भी इकट्ठा हो जाती है, पेट की जो नाड़ी है उसके अंदर मानो ऐंठन शुरू हो जाती है। बेलाडोना भी पेट दर्द के अंदर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दर्द इसमें एकाएक आरंभ होता है और बहुत देर तक ठहर ठहर कर होता रहता है, या फिर एकदम अचानक घट जाता है और फिर से एकदम बढ़ जाता है। सल्फर 200 भी जब बहुत ज़्यादा जलन के साथ में पेट दर्द हो तो ये कार्य करती है। हिमांग अवस्था के अंदर अगर बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा हो तो व्रेटम, एल्ब, कार्बोवेज आदि दवाइयों के लाभ ना होने पर जबोरेंडी मेडिसिन दी जा सकती है, जिसे पाइलोकार्पिन भी कहते हैं। जल्दी जल्दी और आधे आधे घंटे से भी हम लोग इसको दे सकते हैं। पसीने के साथ में जब बहुत ज़्यादा कष्ट हो सांस लेने में तो ये इस्तेमाल की जाती है। अर्जेंटम साइनाइड भी जब बहुत जल्दी जल्दी मात्रा के अंदर पसीना आ रहा हो तो इसको भी हम लोग बार बार रिपीट कर सकते हैं। आर्सेनिक भी हम लोग निम्न शक्ति के अंदर दे सकते हैं। बहुत अधिक पसीना होकर अगर ठंडा हो जाए शरीर और माथा भी अगर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो इन सब कंडीशंस को भी देखते हुए हम लोग मेडिसिन दे सकते हैं। कॉलरा की जो फोर्थ स्टेज है, जिसे स्टेज ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं या प्रतिक्रिया अवस्था कहते हैं, इसका आरंभ होना बहुत ही लाभदायक होता है। ये पहले इसके अंदर जो कलाई की जो नाड़ी है जो सूत की तरह थी, वो अब थोड़ी थोड़ी स्पष्ट दिख सुनाई देने लग पड़ती है। सांस लेने और छोड़ने के जो सरलता है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा शरीर के अंदर गर्मी आना शुरू हो जाता है। हाथ पैरों में तथा उंगलियों की जो सिकुड़न थी वो थोड़ी थोड़ी दूर होनी शुरू हो जाती है। आँखों के अंदर जो ज्योति है वो स्वाभाविक होना शुरू हो जाती है। जीवन की जो आशा है, जो वाइटल फोर्स है, उनके अंदर संचार होना शुरू हो जाता है। शरीर तेजी से ये सब वापसी में आ जाता है। मल और जो वामन है उसके अंदर जो पित्त है और जो पेशाब निकलने के साथ में जो पेशाब यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जा रहा था, तल पेट जिसके कारण भारी हो रहा था, उसके अंदर भी आराम आना शुरू हो जाता है। ये जो प्रतिक्रिया अवस्था है इसके अंदर 2 या 3 बार दस्त हो सकते हैं, नोज़िया वॉमिटिंग होता है, और उसको बंद करने के लिए या उसे बंद करने के लिए कोई और दवा की फिर ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। और यदि दस्त ये और या वॉमिटिंग ज़ोरों से हो जाए और पूर्ण विकास अवस्था के अंदर जो दवाएं दी गई थी वो दवाइयाँ उसकी उच्च पोटेंसी के अंदर हम लोग 1-2 मात्राएं देकर हर 3-4 घंटे के बाद में उसको अंतराल पर देते हैं तो ये दवा भी फिर उपयोगी हो जाती है। दूसरी और तीसरी अवस्था के अंदर फिर कई बार इन दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। उस समय केवल हम उसको नींबू का पानी दे सकते हैं। जैसा पानी वो चाहे, ठंडा पानी बर्फ़ का हो या गर्म पानी, वैसा पानी उसको पिलाएं, तरल पदार्थ दें। और अगर उसको पेशाब आना शुरू हो गया है तो भी तब तक भी तरल पदार्थ उसको देते रहें। और पेशाब हो जाने के बाद में खूब पतला पानी का अरारोट उसे दें। ओआरएस का घोल देते रहें उसको। नारियल का पानी दे दें। और इसके अलावा मिश्री का पानी दे सकते हैं, मिश्री घोल कर उसको दे सकते हैं। नींबू के साथ में थोड़ा ग्लूकोज मिला के दे सकते हैं। हर 1-1, 2-2 घंटे के बाद में उसे ये तरल पदार्थ आप देते रहें। पेशाब इकट्ठा होता है पर हो नहीं रहा तो उस समय भी आप इस तरह की अवस्था करते रहें। यदि रोगी के मन के अंदर या उसके मस्तिष्क के अंदर जो पहले जो भावनाएं आ रही थी
वो थोड़ी दूर होनी शुरू हो जाएं और जो दूसरे दूसरे उपसर्ग ना हो, तो ऊपर बताए गए ढंग से जो भी पाते हैं वो आप उसको देते रहें, तो अपने आप ही उसको थोड़ा थोड़ा पेशाब आता रहेगा। रोगी क्रमशः अच्छी अवस्था की तरफ बढ़ता जाएगा। उसके जो मल का रंग है वो भी धीरे धीरे स्वाभाविक रंग का होता जाएगा और उसके अंदर भी थोड़ी सी हार्डनेस आती जाएगी। जो पहले बिल्कुल पतला था, रोगी क्रमशः अपनी अच्छी अवस्था की तरफ धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। रोगी को फिर थोड़ी थोड़ी भूख भी लगेगी और उसे थोड़ा थोड़ा तरल पदार्थ, कुछ खाने के लिए खिचड़ी वगैरह भी दे सकते हैं। और रोगी को कई बार ये 2 या 3 दिन के बाद में उसको फिर कुछ दाल का सूप है वो भी आप थोड़ा थोड़ा देते रहें। कितने ही बार हमने ये भी देखा है कि ये जो स्टेज ऑफ रिएक्शन है, प्रतिक्रिया वाली जो स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक ना होकर कई बार इसके अंदर जो वाइटल फोर्स है, जीवन शक्ति है, उसकी कमी के कारण या वॉर्म्स के कारण या एलोपैथी चिकित्सा के दोष के कारण, अगर हम होम्योपैथी ठीक से दवा नहीं दे पाए हैं उसके कारण, अगर कोई कुफल आते हैं या कोई आर्सेनिक के पॉइजनिंग के कारण कोई दवा सही तरह से नहीं लग पा रही है, तो बीमारी कई बार पलटा खा जाती है और ये फिर अपनी वापस पतनावस्था, हिमांग अवस्था या स्टेज ऑफ कोलैप्स के अंदर जा सकती है और इससे कई बार रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। नहीं तो उसे बुखार बुखार विकार हो सकते हैं, उसके पकाशय के अंदर उत्तेजना हो सकती है, जो मूत्राशय है या उसके अंदर यूरेमिया है वो बढ़ सकता है, स्टूपर तंत्र निंदा के अंदर वो जा सकता है, हिचकी उसको ज़्यादा आ सकती है, वमन मिचली आ सकती हैं, अतिसार है, पेट उसका फूल सकता है, कमजोरी है, फोड़े फिंसियाँ बेड सोर हो सकते हैं, उसे निमोनिया भी हो सकता है और हार्ट की जो हार्ट बीट्स हैं वो कमज़ोर पड़ सकती हैं। इस तरह के अगर उपसर्ग वापस आना शुरू हो जाएं तो ये रोगी के लिए कष्टकार हो सकते हैं और ये रोगी की कई बार अंतिम अवस्था भी हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।